बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बिहार विधानसभा के पटल पर बतौर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन योजनाओं का हवाला दिया। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि केंद्र की नीति और नीतीश कुमार के सूझबूझ का प्रतिफल है कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कई योजनाओं का हवाला देते हुए साफ साफ कहा कि हमारा बजट पिछले बजट यानी वर्तमान बजट से 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा का है और इस बार कई ऐसी योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गरीबों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं पर सरकार गंभीर है। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। कुल मिलाकर इस योजना के तहत तमाम इलाकों में विकास के साथ साथ बिहार के विकास का रूपरेखा तय किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि इस बार के बजट में जो अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में जो राजकोषीय घाटा होता है वो अनुमानित से 3% कम होने की गुंजाइश है। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया कि हमारा बजट विकास के चरम पे ले जाएगा और बिहार के विकास के दिशा में हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं बजट भाषण के दौरान विपक्षी नेताओं ने कई बार शोरगुल किया, विरोध किया, इसके बावजूद सम्राट चौधरी बजट भाषण पढ़ते रहे। अब बजट भाषण पर वाद विवाद शुरू हो गया है और जिन मुद्दों को लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं वो मुद्दे अब विधानसभा के सदस्यों के समक्ष होगा और तमाम पार्टियां अपनी अपनी राय रखेंगी। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है। 1,65,000 करोड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उन्नत बनाना है, विकसित बनाना है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की थीम है। इसलिए इस बजट का जो नाम है वो गति दिया गया है। इसकी जो थीम है बजट की, उसका नाम दिया है गति। गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये 4 मेन फैक्टर है जिस पे सरकार ने फोकस किया है ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है वो विकसित छत्तीसगढ़ की श्रेणी में पहुंच जाए। तो ये उसका महत्वपूर्ण 4 पायदान है इस बजट के और उसकी थीम है गति। पिछले साल जो बजट पेश किया था सरकार ने, उसका थीम था ज्ञान। अब ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाकर 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान कर दिया गया है। 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई। मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं 2030 तक की हमारी रणनीति होगी और दीर्घकालिक जो लक्ष्य हो 2047 तक की रणनीति होगी। नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ बने, इसका भी ध्यान रखा गया है। बस्तर फाइटर्स की बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए। किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए, यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो एक बड़ा जम्बो बजट ये है। तो सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए गति थीम पर आज वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का बजट सत्र हुआ जिसमें उपराज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है इसे सबसे ज्यादा सुलझाने के करीब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मसले को जो शुरुआत थी सुलझाने की वो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनसे पहले उनसे शुरुआत हुई थी, लेकिन इस मसले को कोई सुलझा सकता था तो वो
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह जब हालात खराब हो गए 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। हालांकि आज ये उम्मीद जरूर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं 370-35 से एक मुद्दे की भी बात होगी, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पे जोर जरूर दिया कि जम्मू कश्मीर का जो दिक्कत है उसको सुलझाया जाए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते उनके हिसाब से सुधरने बहुत जरूरी हैं। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। राजधानी दिल्ली को बेहतर और विकसित बनाने के उद्देश्य से दिल्ली की रेखा सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। 24 से 26 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान दिल्ली के तमाम लोगों से उनके सुझाव मांगे गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने इस बाबत एक व्हाट्सएप नंबर और एक मेल आईडी भी जारी की है। 6 तारीख को दिल्ली के व्यापारिक औद्योगिक संगठन इसी विधानसभा परिसर में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने लिखित में सुझावों के साथ आएं और हमें वो दें। इसी श्रृंखला में जितने भी दिल्ली के, मैंने कहा कि कंसर्न्ड लोग हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली देहात, किसान, ये सभी शिक्षा जगत के लोग, युवा, इन सबको हम, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण संपर्क करेंगे। दिल्ली विधानसभा से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों को लगातार सौगातें दे रही है। 2600 रुपये गेहूँ खरीदी करने के बाद अब मोहन यादव सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में घोषणा की कि हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि उनके बिजली का खर्च बच सके, और लगातार 3 साल तक 30 लाख किसानों को ये सोलर पंप दिए जाएंगे। इसके अलावा मोहन यादव ने गौ पालन के लिए सब्सिडी देने की भी घोषणा की है और उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान गौ पालन कर सकें। इसके अलावा मोहन यादव सरकार तमाम और जो कृषि यंत्र हैं या जो उन्नत बीज हैं उनको देने के लिए भी किसान मेले लगाएगी, ताकि किसानों को बिजली और पानी जैसी सुविधा के साथ साथ उन्नत बीज और खाद भी समय पे मिल सके। किसान के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे अपने घर आंगन में किसान बंधु सरकार के निर्णय का स्वागत करने आए हैं। सरकार भी लगातार किसानों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। जब हम 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ और 4000 रुपये हेक्टर धान का बोनस दे रहे हैं, इसलिए 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद रहे हैं, जिसमें 175 का बोनस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसका पूरा वातावरण अच्छा बना हुआ है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। पिछले दिनों इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को 2 करोड़ की एमडी यानी मेफेड्रोन ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह बात सामने आई कि इंदौर के आजाद नगर थाने में एक सिपाही पदस्थ है जिसका नाम है लखन गुप्ता। वह उन तस्करों का साथ देता था और उसके मदद से ही वे लोग तस्करी कर रहे थे, जिसके चलते इंदौर के सारे थानों की जाँच की जा रही है और कई दूसरे स्टाफ का भी उसमें मिलीभगत की सूचनाएं मिल रही हैं। अब पुलिस जाँच में लगी है। जाँच पूरी होने पर ऐसे पुलिस वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ना कि सस्पेंड किया जाएगा। जो लखन गुप्ता नामक कांस्टेबल है जो वारंट्स समन्स की एग्जीक्यूशन का काम करता है आजाद नगर थाने में, उसकी संलिप्तता है। इन आरोपियों से लगातार उसकी बातें हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों से भी पूछताछ की गई और पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उसमें क्रिमिनलिटी पाई गई और इसको मद्देनजर रखते हुए लखन गुप्ता को भी सह आरोपी बनाया गया है एनडीपीएस प्रकरण में और उसको जेल दाखिला भी करा दिया गया है। और लोगों के भी नाम आए हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। संलिप्तता अगर पुष्ट हुई
तो निश्चित तौर पे इनके विरुद्ध भी ऐसी ही कार्रवाई होगी और साथ ही साथ कुछ लोगों की विभागीय जांच भी होगी और शीघ्र ही उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। नोएडा में लगातार कुत्ते के काटने को लेकर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं रोजाना सामने निकल कर आ रही हैं। उसी तरह की घटना नोएडा के सेक्टर 108 में आज देखने के लिए मिली है, जहां पर शेल्टर होम में एक कर्मचारी को पिटबुल नाम के कुत्ते ने जबरदस्त तरीके से काट लिया, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद उस कुत्ते की जकड़ से छुटाकर अब अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसका वहां पर इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपनी तरफ से लगातार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की घटना कब तक रुकती है और कब तक ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगती है। नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके का गली नंबर 12, यहाँ पे हिंदू अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं और उन्होंने अपने मकान पे लिखा है कि उनका मकान बिकाऊ है। यहाँ पे कई सालों से हिंदू और मुस्लिम सौहार्द से रह रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है। हिंदुओं का साफ तौर पे कहना है कि जब गली नंबर 13 में पहले से मस्जिद है तो गली नंबर 12 में मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या थी। बीती रात को कुछ शरारती तत्वों ने हिंदुओं के घर पर पत्थर मारे और वहाँ पे दरवाज़ों को खटखटाया। तो अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार हिंदू लोग इस ब्रह्मपुरी इलाके के सभी गलियों, हिंदुओं का यही कहना है कि सभी गलियों से हिंदू लोग पलायन को मजबूर हैं। चूँकि कई सालों से सौहार्द बना हुआ था, तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार वो शरारती और उपद्रवी लोग कौन हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ हैं। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली ब्रह्मपुरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मशहूर हुई हरियाणा की कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि आज रोहतक रेंज के आईजी के राव ने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिमानी के आरोपी हत्यारे सचिन को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सचिन ने इस हत्या के गुनाह को कबूला है। उन्होंने कहा कि दोनों में आपसी रिलेशन थे, अफेयर चल रहा था और सचिन का कहना है कि वो हिमानी से काफ़ी परेशान था, क्योंकि हिमानी और उसके रिलेशन की वीडियो हिमानी ने बना कर रखी थी और इसको लेकर उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी और ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद चल रहा था और इसी के चलते उसने हिमानी की हत्या कर दी। आज रोहतक पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा था और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब ये मामला आपसी टकराव और ब्लैकमेलिंग का नज़र आ रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से सचिन ने अपने बयान को दिया है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी और वह पहले से शादीशुदा है और दोनों रिलेशन में थे और इसी को लेकर विवाद बढ़ता गया और अंत में उसने हिमानी की हत्या कर दी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है, कोर्ट में जाकर भी सचिन का बयान यही रहता है या उसमें कुछ बदलाव होते हैं और जिस तरह से हरियाणा पुलिस दावा कर रही है कि उसके आरोपी को अब पकड़ा जा चुका है, क्या वह उसे हिमानी के हत्या के मामले में अंजाम तक पहुंचा पाती है। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।